बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ आपको पता है कि आज वीकेंड है जनाब, तो वीकेंड मोस्टली लोगों का जो है वो घरों में ऑफ होता है, लोग रेस्ट भी कर रहे होते हैं। और साथ साथ जो है मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी खुशियाँ जो है इंसान खुद ही ढूंढता है, खुद ही तलाश करता है। वो आपकी प्रायोरिटीज होती है कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को लेकर चलना है। जिंदगी में सुकून तभी मिलता है जब आप मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने आप को समझते हो कि हाँ जी, मैं एक पॉजिटिव और एक अच्छी सोच के साथ जो है वो जिंदगी को लेकर चल रहा हूँ। तो फिर आपको अपनी हर चीज जो है वो अच्छी भी लगती है और आप उससे मुतमईन भी होते हैं। बेसिकली जो आपका एक ज़मीर होता है ना, उसको मुतमईन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, किसी को आप तकलीफ तो नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं कि ज़िंदगी में आप किस तरीके से अपने आप को जो है वो बेहतर फील कर सकते हैं। तो उसके लिए सुकून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुकून तभी हो सकता है जब आप दूसरों के लिए जो है वो आसानियाँ बांट सकें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। और अपनी फैमिली के हवाले से हमेशा बात करती रहती हूँ कि आपकी फैमिली जो है, ये जो आपके रिश्ते होते हैं ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। आपके चाहे बहन भाई हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आप मियाँ बीवी का ताल्लुक है जहाँ हम देखते हैं कि अदम बर्दाश्त है, बहुत सारे मसाइल हैं आजकल, उस तरीके से फैमिलीज में ना टाइम नहीं स्पेंड होता। तो ये रिश्ते जो हैं जब एक बार आपसे खो जाएं तो ये दोबारा रिश्ते आपको मिलते नहीं है। तो लिहाजा जो रिश्ते आपके पास मौजूद हैं उन रिश्तों का ख्याल रखें, उनकी कदर करें। यही जिंदगी का आपका मकसद भी होना चाहिए। और इसी के साथ जो है अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारी रूही की एंकर पर्सन भी है, रिपोर्टर भी हैं, सुहेरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सुहेरा? ठीक हूँ आसमा, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह माशाल्लाह। अच्छा जी, और इसके साथ ही आपको पता है कि मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम इस टाइम शदीद अजीब सा है। अच्छा, मुझे ये मौसम स्पेशली जो है ना सुईरा बड़ा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि इस मौसम में जो है वो इंसान चेंज भी हो रहा होता है, वायरल डिजीज भी होती हैं और जो है इसके साथ स्मोक जब आती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सांस लेने में भी मसला होता है और दीगर आपको जो मसाइल होते हैं जिससे हम लोग देखते हैं कि अपना हमारा जो माहौल है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, एक और बात मिस हो गई इसमें, हम इमोशनली भी बहुत ज्यादा ये मौसम हमें तब्दील कर रहा होता है ना, थोड़ा सा जैसे गर्मी का एक माहौल बना होता है तो उसमें हमारे इमोशंस, हमारा मिजाज कुछ और होता है। और अब जैसे कि आप देखें दिन छोटे हो गए हैं और रातें लंबी हो रही हैं, शाम जल्दी हो जाती है ना, लेकिन सर्दी बीच में से मिसिंग है, सबसे बड़ी चीज है। नवंबर आ गया है लेकिन हमारे पंखे चल रहे हैं अभी तक। और स्पेशली पिछले कुछ सालों में स्मोक ने तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमारे इधर मुल्तान की अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हद तक आलूदा हो चुका है। आप जब भी घर से किसी भी टाइम बाहर निकलें तो वो आपको स्मोक फील हो रही है। अच्छा, एक बात की जा रही है कि जी लाहौर में स्मोक बहुत ज्यादा है और वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत हद तक आलूदा हो गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुल्तान का जिक्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्मोक उससे भी ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ इस एरिया में स्मोक विजिबल है। लाहौर में उस तरह से विजिबल नहीं है स्मोक, लेकिन हमारे तो आप देखें ना ये उससे भी ज्यादा हार्मफुल है। और अभी जब मैं बल्कि रास्ते में आ रही थी तो 2 जगह पे मैंने मेन रोड्स पे देखा है कि कूड़े को आग लगाई हुई है और वो धुआं धुआं धुआं। ये बड़ा मसला है हमारा यहाँ पे स्पेशली ना कि आपका जहाँ दिल करता है आप कूड़े को आग लगा दें। अच्छा, फिर हम समझते हैं कि हम लोग जो कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, हालांकि हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हम सबसे ज्यादा गंदगी फैला रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कूड़ा करकट जहाँ आएगा वहीं फेंक देंगे। अच्छा, जिस तरीके से घरों के बाहर हम अक्सर देखते हैं, स्पेशली बहुत सारी, मैंने तो घर की मासियां जो है स्पेशली वो ये करती हैं, जहाँ होता है ना उनका जाहिर बात है, घर वाले कह रहे थे कि अच्छा जी यहाँ पे कूड़ा वहाँ फेंक के आए जहाँ जगह बनी हुई है, लेकिन उनका जहाँ दिल करता है वो वहाँ फेंक देती हैं। कूड़ा तो हो गया ना। अच्छा, ये जो स्मोक है धुएं की वजह से मजीद बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि आपने धुआं नहीं जलाना है, बल्कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी, लेकिन उस तरह से इंतजामिया काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, कोई हमारे यहाँ
चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब मेन रोड्स पे अगर आग लगी हुई है तो वो इंतजामिया को दिखाई क्यों नहीं दे रही, उसके पीछे क्यों नहीं जाया जा रहा कि आग लगाई किसने है, जिसकी वजह से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, आंखों में जलन फील हो रही है, और जो स्पेशली हमारे ओल्ड एज अफराद हैं उनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक तो आप देखें मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशें वैसे ही कम हो गई हैं, बारिश के कोई आसार ना तो नजर आ रहे हैं और ना ही बारिश की जरूरत नहीं होती तब बहुत बारिशें आ जाती हैं, वो इतनी बारिशें आ जाती हैं कि फिर हमारा मुल्तान भी डूबने यही तो वो है ना, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है ना मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। वो इलाके भी हमारे जहाँ इस वक्त बर्फबारी होती थी वहाँ भी आप देखें कि नॉर्मल है टेम्परेचर, ऐसे ही है। फिर यहाँ सर्दी किस तरह से आएगी? एक तो वैसे ही हमारा सर्दी का मुल्तान में तो वैसे ही बहुत कम होता है ना। मैं आसमा बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत शिद्दत से याद कर रही हूँ सर्दी को, कि सर्दी आए ताकि हमारे गर्म कपड़े बाहर निकले। सही बात है, कुछ चेंज हो, प्लेजेंट मौसम हो ना तो वैसे ही बड़ा मजा आता है। अच्छा, क्योंकि शामें खैर थोड़ी सी अच्छी ठंडी हो गई है, नवंबर का महीना जैसे भी आता है ना तो वो आपको शाम को जो है आप बेहतर फील करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, गैदरिंग्स होती हैं तो वो एक अच्छा एहसास होता है। बाहर अगर आप बैठे हैं गैदरिंग में बैठे हैं फिर तो वो मौसम बहुत चिल है। अगर आप बैठे हुए हैं अकेले तो वो फिर नवंबर और दिसंबर बहुत उदास भी होता है ना। तो कोशिश करें लोगों के साथ रहें। नवंबर और दिसंबर को ना वो शामें जो है वो वाकई उदास होती है और पंखे उदास बन जाएंगे। तो ये है कि जाहिर सी बात है कि मौसम अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपकी हवा का माहौल अच्छा होगा तो वो ज्यादा आपको बेहतर फील करेंगे आप। क्योंकि अब तो वॉक करते हुए भी जो है यकीन करो मुश्किल होती है कि आपको जो है सांस जो है वो उस तरीके से सही आप प्रॉपर ले नहीं पाते, हवा ताज़ा नहीं होती और उसमें जो है जाहिर सी बात है इस तरह केमिकल भी मिक्स हैं स्मोक की वजह से भी, तो वो दीगर आपके आप बीमार हो जाते हैं। उल्टा सेहतमंद होने की बजाय या आप अपने हमारी तो एक मुल्तान की आबो हवा वैसे ही आलूदा है क्योंकि हमारे शहर में मट्टी इतनी बेतहाशा है कि अब मट्टी को अच्छा क्या है कि रोड्स के इर्द गिर्द जो हमारी साइड्स हैं वहां पर ना तो कोई ग्रीन बेल्ट्स हैं उस तरह से, ठीक है, और ना ही उनको पक्की सड़क किया गया है। किसी भी आप बड़ी से बड़ी रोड पे चली जाएं, जो मुल्तान की चंद एक बड़ी रोड्स हैं वहां भी आपको गर्द नजर आएगी, और फिर इस मौसम में जब स्मोक इतनी ज्यादा है तो उसकी वजह से तो और भी ज्यादा हार्मफुल है। आप देखें अब हम ये एक इंडोर बैठे हुए हैं ना, हमारा ये स्टूडियो हर तरफ से बंद है, लेकिन यहाँ भी आपको फील हो रही होगी कि स्मोक है, तो बाहर भी बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग आधे तो अंदर से खत्म हो ही चुके हैं ना मुल्तान वाले। हम जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं वो बिल्कुल हार्मफुल है। अच्छा, यही हमेशा बात करती हूँ कि अच्छी आप सेहत का जो है वो ख्याल वो लाजमी रखा करें, अच्छी ग़िज़ा जो है वो बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, साथ साथ हम जिस तरह मौसम की बात कर रहे हैं कि मौसम में किस तरीके से आपने अपने आप को जो है वो सेफ रखना है, वहीं पर हम बात करते हैं इस टाइम सुहिरा से ख़वातीन यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, इदारे हमारे उस तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो वो हम जानेंगे इस टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स के हवाले से भी कि इस टाइम जो है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। इस हवाले से बताइए कि इसका क्या फ़ायदा होगा, तालबात जो हैं वो किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में नए से नए ट्रेंड्स भी आ रहे हैं और जदीद तालीम की तरफ भी उनका रुझान है, वुमेन यूनिवर्सिटी का भी स्पेशली, क्योंकि ये हमारी वो यूनिवर्सिटी है जो बड़ी यहाँ पर देर से इनोवेशंस आती हैं ना। लेकिन अब चूंकि इंतज़ामिया थोड़ी सी चेंज हुई है तो वहाँ पर रूल्स भी कुछ चेंज हुए हैं। एक सिटीजनशिप बूट कैंप है और एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है जिसका आगाज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो यूनिवर्सिटी में एक सर्वे पहले कंडक्ट किया गया, उस सर्वे के मुताबिक जो आंसर्स आए, जो उसकी रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि 70% से ज्यादा तालिबात हैं जो कि मोबाइल फोन्स इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं। और मेरा ख्याल है कि 70% भी इसलिए आया, 100% इसलिए नहीं आया कि कुछ स्टूडेंट्स ने वो सर्वे मतलब मिस कर दिया होगा ना, यकीनी तौर पे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, जब 70% स्टूडेंट्स उनके पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो उसको तालीम के लिए क्यों यूज़ नहीं कर रहे।
ठीक है। तो इसी हवाले से पहले सर्वे कंडक्ट किया गया, फिर जो सर्वे की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 50 स्टूडेंट्स जो थी उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है यूनिवर्सिटी ने, और वो जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको अब पहले मरहले में ट्रेन किया जाएगा कि डिजिटल लिटरेसी आखिर है क्या। हम क्या करते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, तो फौरन से गूगल पे जाते हैं, उसको सर्च करते हैं। तो गूगल, मुझे लगता है कि आप अगर इससे नेगेटिविटी हटा दें और वो क्या कहते हैं कि एंटरटेनमेंट को हटा दें, तो वो आपको तालीम के लिए भी बड़ा काम आता है ना। आपके पास अगर वाईफाई है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो इन चीज़ों को आप अपनी तालीम के लिए यूज़ करें। आप यहाँ पे बैठे हुए किसी बाहर के मुल्क से, बाहर की यूनिवर्सिटी से, उनके प्रोफेसर से लेक्चर्स ले सकते हैं। और स्पेशली जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसकी जानिब से एक डायलॉग है, उसका भी इनेकाद किया जा रहा है। वो डायलॉग क्या होगा, उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन करवाया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो आपस में डायलॉग करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या बैरियर्स आ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। कि एक तो हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है ना कि अगर बच्चे मोबाइल पे पढ़ भी रहे हैं तो वो जो हमारी पुरानी टीचर्स हैं वो उनको लग रहा है कि बच्चे कुछ यूज करें, तो टीचर्स को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। इस बूट कैंप में 50 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की, वो सेमेस्टर की जो लास्ट सेमेस्टर से हैं, 7th या 8th सेमेस्टर से, जिन्होंने अब पास आउट हो जाना है और जाके आगे जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है या आगे मज़ीद तालीम हासिल करनी है। तो डिजिटल लिटरेसी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, आप लोग घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को उन वेबसाइट्स का नहीं पता, उन प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता कि वो कहाँ से लिंक कर सकते हैं, कहाँ से उनको उनकी मुतल्लिका मालूमात मिलेंगी। तो इस हवाले से जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली जैसे वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में है, वहाँ की प्रोफेसर्स भी यहाँ पर आएंगी और स्टूडेंट को डिजिटल लिटरेसी के हवाले से ट्रेन किया जाएगा ताकि बच्चे। जरूरी है कि हम अब एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिद्दत की तरफ हम आते जा रहे हैं, और जितना बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि लोग एडवांस जा रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन तालीमी मयार जो है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। बस हम स्लोली जो है वो इन चीज़ों को लेकर चल तो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम अभी भी वहीं अड़े हुए हैं कि किताबें याद करनी है और जो लिखा हुआ है वो आपने एग्जाम में सही लिखा है एज इट इज़ तो आप पास हैं। जो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग है ना बेसिक, वो नहीं हो पा रही उनको। देखिए ना आप, बेसिक चीज़ है, अभी जैसे हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, तो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो कि 15-16 साल से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो किसने प्रोवाइड करना है, वो टीचर्स ने प्रोवाइड करना है। तो हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम ये भी जानेंगे, इस टाइम जो है मैट्रिक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में कामयाबी की शरह जो है वो निहायत कम है। दूसरे सालाना इम्तिहानात में भी तलबा के पास ना होने की क्या वजूहात हैं, ये इस हवाले से भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं। अब पहले होते थे, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम कहा जाता था, जो एक सुनने में हार्श वर्ड लगता है। सप्ली आई है जिस बच्चे की वो पेपर देगा। तो पहली चीज़ तो ये है, ये सालाना इम्तिहानात हैं, इनको सेकेंड एनुअल एग्जाम्स कहा जाता है। कि जो बच्चे पास नहीं हो सके या तो किसी भी मजमून में, या वो बच्चे जो अपने नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं, मार्क्स, ठीक है, वो इसमें अपेयर होते हैं। अच्छा, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी जफर इकबाल सिंधु साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि खुद भी एजुकेशनिस्ट हैं, जिस तरीके से हम तालीम के हवाले से बात कर रहे थे, तो इनसे भी जानेंगे इस टाइम जो हमारा तालीमी मयार चल रहा है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ताकि वो अपनी एक डायरेक्शन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। क्योंकि आजकल हमारा जो सबसे मेन मसला यही आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, वो किस तरीके से जो है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिग्री कौन सी उनके लिए बेहतर है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम सर से जानेंगे। मैट्रिक के हवाले से हम बात कर रहे थे सुईरा, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं।
हम बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो हैं दूसरे सेकंड एनुअल एग्जाम्स, उनका रिजल्ट आया है 2 से 3 रोज पहले। तो अगर हम उसके रिजल्ट की बात करें तो इसमें वो बच्चे शरीक होते हैं जो कि या तो अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर एक या एक से ज़ायद मज़ामीन में वो पास नहीं हुए होते। तो उसमें स्टूडेंट्स को ये भी रिलीफ दिया जाता है कि वो जस्ट एक ही मजमून का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या वो एक से ज़ायद सब्जेक्ट का देना चाहते हैं या तमाम सब्जेक्ट्स का दोबारा से पेपर देना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे भी बीच में शामिल होते हैं जिनसे वो एग्ज़ाम किसी इमरजेंसी की वजह से फर्स्ट एनुअल मिस हो गया होता है, तो फिर वो सेकेंड एनुअल में अपेयर हो जाते हैं। अब इसमें जो सूरत हाल सेकेंड एनुअल की है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं आई है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 40% जो बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ वो पास हुए हैं। तो ये 50% से भी कम है ना परसेंटेज। 60% बच्चे पास नहीं हो सके। टोटल अगर हम मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो तकरीबन 11,500 से ज़ायद बच्चे जो थे उन्होंने सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम दिया था और उसमें से 4,800 के करीब कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ पास हो सके हैं। तो ये बड़ी एक मैं समझती हूँ तशवीशनाक सूरत हाल है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे वो पास क्यों नहीं हो सके एग्ज़ाम में। हालांकि कंट्रोलर इम्तिहान से जब हमारी बात हुई इस हवाले से तो वो उनका ये कहना था कि दोनों जो एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट एनुअल हो या सेकंड एनुअल, बल्कि सेकंड एनुअल में कुछ सॉफ्ट रखा जाता है क्वेश्चन पेपर को सही फर्स्ट एनुअल के मुकाबले में, क्योंकि वो बच्चे पेपर दे रहे होते हैं जो पहले भी अटेम्प्ट में पास नहीं हो सके हैं ना, तो वो सेकंड एनुअल में अपेयर हो सकते हैं। और उसके लिए बच्चों के पास एक तो पहले पूरा साल था, ठीक है, और फिर अब उसको 2.5 महीने उसके बाद भी दिए गए थे। उसमें तैयारी स्टूडेंट्स की इतनी हो सकती है कि वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ले सकें। अच्छा, और इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट्स की हम बात करेंगे कि दोनों इंस्टीट्यूट्स की ये ओवरऑल रिजल्ट की सूरत हाल है और जो ज़्यादातर मेल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास नहीं हो सके। कोई 33% के करीब सिर्फ और सिर्फ मेल बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। बाकी आप देखें ना कि 67% तकरीबन बच्चे वो फेल हो गए हैं। अच्छा, और ये फेल परसेंटेज उसमें आई है कि जो ओवरऑल जिन्होंने एग्जाम दिया था, ये 1 या 2 मज़ामीन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सही। लेकिन गोके के ये बच्चे अब अभी भी डिसहार्ट ना हो, क्योंकि मुल्तान बोर्ड 2 साल तक स्टूडेंट्स को वो देता है कि वो 2 दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं पास होने के लिए। ठीक है। अगर तो कोई एक आधे मजमून में किसी बच्चे की सप्ली है या उसके मार्क्स कम है तो वो आगे एजुकेशन जारी रख सकता है, लेकिन अगर कोई ओवरऑल ही पास नहीं हो सका है तो उसको अभी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक की तैयारी करनी होगी। पहले वो ये क्लियर करेगा तो फिर आगे जाके स्टूडेंट्स इसमें पास आउट होंगे। सही, ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, इस पर बात करते हैं, सर से भी जानेंगे। सर, इस टाइम हम देखते हैं हमारी एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तालीमी मयार जो है हमारा वो उस तरीके से जो है वो नहीं है जिस पे हम कह सकें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो खुद भी सेटिस्फाई हों या हमारे टीचर्स भी सेटिस्फाई हों। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब भी मैं नॉर्मली लाहौर से मुल्तान आता हूँ तो एक बड़ी खुशगवार और अच्छी सुबह होती है आपके प्रोग्राम में जो है रूही टीवी चैनल के साथ, और जिस तरह से सवेरा जो है वो सवेरे स्टूडेंट्स को डरा रही थी, ठीक है, और उन्हें कॉन्शियस कर रही थी कि जो है ना कि आप भी अलर्ट, और इतने % फेल हो गए, इतने पास हो गए। बात यह है कि मतलब हमने जब एजुकेशन हासिल की और जो वो वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में देखें ना कि शायद स्टूडेंट्स के पास इतना एक्सपोजर नहीं था जितना आज उसके पास एक्सपोजर है, जितना आज वो वेल कनेक्टेड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ, और फिर इवन के दुनिया भर का जो स्टफ है उसको वो डेली बेसिस के ऊपर स्क्रॉल कर रहा होता है। उसको मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज उसके पास। अब ये जो बात हम करते हैं रिजल्ट्स की, ग्रेड्स की, ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो दैट इज अबाउट देन दैट। एजुकेशन का ये मकसद नहीं है, पर्पस नहीं है कि आपने ग्रेड ए ले लिया, ग्रेड मतलब क्या लिया। एजुकेशन जो है इट एजुकेट यू हाउ यू हैव टू बिहेव यू, ठीक है। आपके अंदर ह्यूमैनिटी का एलिमेंट कितना ज्यादा है। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी का एलिमेंट जो है वो आपकी एजुकेशन आप में प्रमोट करने में कामयाब हो जाती है, दैट इज अ गुड एजुकेशन, देन यू आर द सक्सेसफुल, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। और अगर आपने ग्रेड ए भी ले लिया है, ठीक है, और आप जो है, और फिर उससे भी हट के हमारे यहाँ मतलब सवेरा मुझसे एग्री करेंगे, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि नॉर्मली तौर पर
पेरेंट्स जो है वो बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। सिस्टर ने ग्रेड ए ले लिया है, ठीक है, आपने, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो सिस्टम है आपका, ठीक है, जिसमें आपका अगर हम उसको बात करें कि जो फिनोमेना है ह्यूमन, तो वो इट्स चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी जहानत का लेवल डिफरेंट होगा, सवेरा का डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा। ये हम उसको जब कंपेयर करते हैं तो हम बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं, ठीक है। कभी भी उनको इस कॉम्प्लेक्स में मत डालें। मतलब मैंने सेम टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में टीच किया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाया, और ये सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब वहां पर जो स्टूडेंट है, एमसीए का जो स्टूडेंट है, वहां पे उसको एक बहुत ही कंफर्ट जोन और कंफर्ट उसका लेवल था कि जिसमें वो अपनी लाइफ जो है वो अपने अंदाज में स्पेंड कर रहा है, वो अपने अंदाज में कॉलेज आ रहा है, अपने अंदाज में जा रहा है, क्लास ले रहा है। अब इस कंफर्ट जोन के अंदर उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी, उसका माइंड बहुत क्रिएटिव था। और जब व्हेन आई एंटर्ड एट गवर्नमेंट कॉलेज, तो दैट इज द वेरी लाइक टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, एंड जहां पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी जो है वो उस अदारे के स्टूडेंट थे। तो वहां पर स्टूडेंट जो है वो जैसे टीचर आता था तो वो बिल्कुल खौफजदा होके, अलर्ट होके बैठ जाते थे, ठीक है। ये रिश्ता नहीं होना चाहिए एक प्रोफेसर का और एक स्टूडेंट का। तो मैंने जो सबसे पहला काम था वो स्टूडेंट्स को वहां पे मुस्कुराना सिखाया, कि ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल होंगे तो उनका माइंड जो है थोड़ा क्रिएटिव होगा, वो कुछ सोचेंगे, और फिर इतना कंफर्ट होंगे कि मुझसे क्वेश्चन कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, आर्गू कर सकेंगे। तो आई थिंक कि हमें अब एमसीए में क्या होता है कि उन्होंने नंबर्स और ग्रेड्स को खत्म कर दिया कि दिस इज नॉट अ लेवल ऑफ जजमेंट टू एनी पर्सन, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट नफ्सियाती तौर पे कॉम्प्लेक्स में जाता है। और फिर एक क्लास ही में अगर सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 2 के ग्रेड ए या 2 के बहुत अच्छे हैं, बाकी के नहीं, तो वो अल्टीमेटली आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें वो जब आता है स्टूडेंट तो वो इसी में रहता है कि जरा कि ये स्टूडेंट ज्यादा शाइनिंग है। वो हमें इन चीजों से, एजुकेशन इज अबाउट दैट, हमें स्टूडेंट्स को वो माहौल मुहैया करना है जहां पे वो ये सोचें कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लाइक बच्चों में शुमार होंगे। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी पढ़ रहे हैं, या आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे उस बच्चे का उसमें कितना ही इंटरेस्ट हो, जैसे उर्दू लिटरेचर है, इस्लामियात है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ना, फैमिलीज में भी ये होता है अक्सर, हमारी अपनी फैमिली में भी, मैंने खुद ये फेस किया कि सिर्फ मैंने ही मैथ्स कॉम किया था और बाकी सारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो वो ना, अच्छा, मुझे खुद को फील होता था यार मैं ये क्या कर रही हूँ ना, तो सारे तो डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, मैं क्या करूंगी ना। तो लेकिन ये चीज भी एक मुझे लगता है खत्म होनी चाहिए। अभी जो आपकी फैमिली और रिश्तेदार अगर आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, ठीक है, तो वो ये कह रहे होंगे कि शी इज आवर रिलेटिव, ये हमारी जो है वो, मतलब तो वो अपना जो रिश्ता है उस चीज को, मतलब बहुत सारे लाइक सेलिब्रिटीज हैं जो कि फ्रेंड सर्कल्स में हैं, तो व्हेन दे स्टार्टेड देयर कैरियर लाइक इन ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, तो उसको वो वेटेज नहीं देते थे जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट की थी या एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की थी। बट जब उसने उस प्रोफेशन के अंदर अपना जो कैरियर है वो इतना, मतलब लाइक जैसे आई नो, मतलब माया अली और बहुत सारे, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, तो वो कहते हैं कि अब वही जो लोग हैं, ठीक है, वो ये अगर है, वो किसी भी अगर उनका रिश्ता दूर से भी है तो वो शो के हमारा करीब से जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, तालीम के हवाले से हम बात कर रहे थे सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के हवाले से, कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर जो है वो एक तो उस तरीके से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते, और हमेशा हमने अब जो हालात आ रहे होंगे यही होता है कि कहीं पर पेरेंट्स समझ नहीं रहे होते और कहीं पर बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। और बच्चों का तो हमेशा इस हवाले से शिकवा रहता ही है कि पेरेंट्स हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हमें नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल भी जो है वो इफेक्ट
बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जब हम नॉर्मली तौर पे बच्चों को ट्रीट करते हैं या उनसे बात करते हैं तो इट वेरीज फ्रॉम एज टू एज कि उन बच्चों को हम उनके लेवल पे जाके ट्रीट करें, हम उनको पहले अंडरस्टैंड करें कि व्हाट दे वांट, ठीक है, उनके बेसिकली तौर पे क्या इश्यूज हैं। मतलब बीइंग इफ यू आर द पेरेंट्स, इफ यू आर लाइक आप बड़े हैं तो चाहे भाई हैं बहन है कोई भी, तो यू शुड नॉट डिक्टेट कि आप उनको जो है वो अपने जो यंगर्स हैं उनको डिक्टेट करें, नहीं, उनको बाकायदा तौर पे सुने, उनको अंडरस्टैंड करें और एक हार्मनी डेवलप होनी चाहिए। एक फ्रेंडशिप का जो ताल्लुक है वो पेरेंट्स का और बच्चों के दरमियान में अगर एक अच्छे वो दोस्त हैं तो मेरा ख्याल में कि फिर उन्हें बाहर से दोस्तों की उतनी तलाश नहीं होगी और उतनी स्पेस जो है वो बाहर किसी को नहीं देंगे और ना ही उनको फिर कोई डिट्रैक्ट कर पाएगा। आप उनको खुद अगर वो स्पेस देंगे, उनका कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी बात है या खुदा न खासा कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट कैन बी, किसी से भी हो सकती है, ठीक है, मगर ये कि आप उसको समझें और उस सूरत हाल में बजाय उसको मजीद स्ट्रेस करें, आप उसको स्ट्रेस से बाहर निकालें, आप उसको ऐसा कॉन्फिडेंस दें, उसको ऐसे इन्वायरमेंट में लेके जाएं कि ताकि वो बच्चा आपके साथ उसकी एक एसोसिएशन डेवलप हो जाए, आपके साथ एफिलिएशन डेवलप हो जाए। और दूसरी बात ये कि बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज को प्रमोट करने की जरूरत है उनके अंदर नेशनलिज्म को प्रमोट करें और पेरेंट्स बच्चों को फ्रॉम चाइल्डहुड एजुकेट करें कि ये पाकिस्तान ये मुल्क उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और ये कितनी लाइक कुर्बानियों के बाद जो है ये पाकिस्तान वजूद में आया और उनको चाहे वो जिस कैपेसिटी के अंदर भी मतलब आगे कैरियर में परफॉर्म करें, लाइक वो एजुकेशनिस्ट हों, डॉक्टर हों, ठीक है, मीडिया पर्सन हो, आइदर के वो मतलब लाइक जुडिशरी में हो, वेयर एवर, तो वो अपना जो बेस्ट रोल है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो परफॉर्म करें। तो ये चीज उनसे जब बचपन में इंजेक्ट हो जाएगी ना तो तब उन्हें जब वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो उनकी लाइफ में एक एम होगा कि उन्होंने अपनी नेशन को, अपने कंट्री को जो है वो बेस्ट सर्व करना है। और वो अगर बाकी के जब हम हीरोज को कोट करते हैं या वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं तो वो खुद क्यों नहीं बन सकते, तो वो खुद भी जो है वो वैसा ही रोल प्ले करके दे कैन बी रोल मॉडल फॉर अदर। मैं बताऊं इस वक्त नौरीन, जैसे अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में लाइक आई सर्व्ड एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर यूथ एम्पावरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, तो अब वहां पे जो सबसे जो इस वक्त मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और हमारे तमाम जितने भी रियासती इदारे हैं सबके लिए सबसे ज्यादा जो इस वक्त स्पॉटलाइट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी यूथ है और वो 64% है और ये वो यूथ है जिनके दूर दूर तक जिनके कोई बीमारी नहीं है, मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन उनको ये सपोर्ट करती है कि जिसमें वो काम कर सकते हैं जो कि लाइक एज जब आप 60-65, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ वो हेल्थ कंडीशन ही वो वाली नहीं है, यूरोप वाली नहीं है कि आप 90s में या 80s में भी फुली परफॉर्म कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। सही बात है। यहाँ हमारे 40 के बाद समझते हैं कि बस अब लाइफ जो है ना वो एंड है, मतलब आप बूढ़े हो गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, जो है ना मामलात आपके जो है ना अभी से खैर जो हमारे इस टाइम हालात है माशाल्लाह से वो हम लोग इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे हमारा जो साउथ पंजाब का कल्चर है और इवन के अपर पंजाब का कल्चर है, ये दोनों कल्चर ही बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब कि यहाँ पे मतलब अब ऐसा ऐसा से उस चीज की एक डेवलप होती जा रही है इम्पोर्टेंस और उस चीज की तरफ लोग जा रहे हैं कि वो अपना प्रॉपर जो है वो टाइम सियाहत को नहीं देते, कि अपने टूरिज्म के लिए प्लान्स नहीं बनाते कि इस साल जो है वो हमने इन डेस्टिनेशंस पे, अगर सपोज आपका बजट नहीं है कि आप यूरोप जा सकें, आप बाहर जा सकें, तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर ही इतनी खूबसूरती है और ऐसे मकामात हैं कि जहां पे आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। मैं बहुत चाहती हूँ घूमना फिरना,
जाते हैं ना। जी डेफिनेटली रिफ्रेश हो जाते हैं। एंड और फिर दूसरा ये कि जैसे आप जैसे लोग जो कि जिनकी आगाज ही एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग से होती है और लोगों की सुबह जो है वो वो अगर ऐसी प्लेसेस पे जाएंगे तो दे विल फील मोर कंफर्टेबल व्हेन दे विल बी बैक, तो वो और अच्छी बातें जो है ना वो करेंगे लोगों से। बिल्कुल सही बात है। मैं एक टाइम था बहुत मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, स्पेशली कि आप कहीं जाते हैं तो आप अल्लाह की खूबसूरती को भी देखें और साथ साथ आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जिस तरीके से चीज़ें अब डेवलपमेंट के हवाले से आ रही हैं तो आपको सीखने का मौका बहुत कुछ मिलता है, आपको पता चलता है। लेकिन वही बात है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसाइल जो है वो हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। टाइम सॉरी असल में मसाइल ना इतने हम जो अपने वसाइल हैं जो हम अपने वसाइल हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं और मसाइल को अपने ऊपर ज्यादा हैवी कर देते हैं। अच्छा सर, वो पहले होता है ना स्टूडेंट्स को भी आप ट्रिप्स अब भी जाते हैं, लेकिन अब ट्रिप्स उस तरीके से नहीं बच्चों को लेकर उस जगह जाया जाता और उनको आगे बताया जाता कि जिस तरीके से उनको गाइड किया जाए। अब इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता 1 या 2 हादसात हुए, एक्सीडेंट्स हुए, अब उसके बाद आप ये करें कि ट्रिप पे पाबंदी लगा दें, ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती है, बजाय इसके कि आप इसका एक वे आउट निकालें कि एक्सीडेंट जो है उसको मिनिमाइज किया जाए और आप ऐसी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करें या यूनिवर्सिटी की जो गाड़ियां हैं या जो ड्राइवर्स हैं या जो बजाय इसके जो है ना कि आप मतलब ये तो ऐसे ही है कि जैसे जो है वो आप हॉस्पिटल बंद कर दें ताकि पेशेंट ना आए और पेशेंट को ठीक ना करें कि जो पेशेंट है ठीक है उसका इलाज करने के बजाय आप बाहर लगा दें कि जो है ना कि नो वन मतलब कैन एंटर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्लोज्ड। तो आप उनके लिए वो बल्कि ये एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको ऑफिशियली, क्योंकि देखें इस वक्त हमें हमारी यूथ को, मैं दोबारा से आपके ये प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अगर हमने राइट समत में उसको यूज ना किया तो खुदा ना खास्ता वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। तो उस पोटेंशियल को हमने किसी ना किसी तरफ जो है, और वो सबसे बेस्ट ये है कि हम उनको एक हेल्दी एक्टिविटीज जिसमें उनके लिए खुद भी एक उनकी ग्रूमिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो उनकी, और फिर जिस तरह से अभी हम ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, यूथ के मैक्सिमम हर पाकिस्तान के, बल्कि ये मैंडेटरी कर दें हर कोर्स में, आपने जो भी एडमिशन लिया है ठीक है तो आपके 2 से 3 ट्रिप जो है वो मैंडेटरी कर दें, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी आपके पाकिस्तान में है, अब एक स्टूडेंट अगर मुल्तान से चित्राल में जाएगा तो उसके लिए कितना एक मतलब वो एक बिल्कुल एक अलग से दुनिया में एंटर होगा, एक अलग सी कम्युनिटी के साथ, अलग से लोगों के साथ, वहाँ की सकाफत को वो एक्सप्लोर करेगा। तो आई थिंक कि इसका जो मैकेनिज्म है ये एक नेशनल लेवल पे डिज़ाइन करने की अशद ज़रूरत है, ताकि हमारा जो नौजवान है वो और फिर उससे भी हट के मैंने ये किया कि ये 2 साल पहले लम्स के दरमियान में और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान जो कि जीबी में है, उन दोनों के दरमियान में एक एमओयू करवाया और यहाँ से फिर 300 स्टूडेंट्स जो थे लम्स के वो वहाँ पे गए यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में। अब उन्होंने उस दौरान में अपना जो कैंपस था उसको क्लोज कर दिया, सिर्फ वो 300 स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स हो रही हैं, ठीक है, साथ में जो है उनके लिए म्यूजिक के प्रोग्राम्स भी, यानी कि वो उन्होंने वो एक जरा एक अच्छा आपको एक फीलिंग भी अच्छी आती है और एक जगह आप जाते हैं उसका एक्सपोजर आपको बढ़ता है, मजीद जगह देखते हैं ना, आपको चीजें पता चलती हैं, वरना यहाँ बैठे हुए हमें लगता है कि जस्ट दुनिया यही है और यहाँ कुछ बुरा हो गया है, कुछ नेगेटिविटी हो गई है तो वो हम अपने अंदर ले जाते हैं ना उस चीज को, ये नहीं हमें पता कि हमारे सालों में शायद हमने बहुत कुछ सहा है जिसकी वजह से उसके हम लोगों पे असरात भी बहुत ज्यादा। अच्छा देखो आसमा, यहाँ पे जैसे टूरिज्म की बात हो रही है तो 3 साल हो गए हैं तकरीबन, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो मुल्तान में उसका एक सब ऑफिस कह लें और चंद एक स्टाफ है वहाँ पर, वो बाकायदा बैठे हुए हैं। जब ये इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी वो टूरिज्म के ऊपर उनका बहुत ज्यादा फोकस था, ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट गो के इकदाम तो कर रही है, लेकिन हमारा मुल्तान जो इतना ज्यादा यहाँ का कल्चर रिच है तो हमने अपनी जो हमारी सियाहत की जगह हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी है ना।
आज तक हम अपनी चीजों को उस तरीके से हम हमेशा मुल्तान में बैठे हुए हाँ। भी ये सोच रहे होते हैं कि यार ऐसी कौन सी जगह है मुल्तान में जहाँ हम घूमने चले जाएं, जहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ना। ऐसे ही है नहीं, अभी देखे ना कि आपके मुल्तान में लाइक ये रोमेंजा गोल्फ क्लब है या और कई प्लेसेस हैं। अभी खैर अभी डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है, इस पे आप मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं उनमें बेतहाशा टैलेंट है, बहुत एनर्जी है, पोटेंशियल है, और वो इस पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। आज एक ऐसा ही हमारा सितारा, एक ऐसे ही टैलेंट हमारे साथ मौजूद हैं जी। गौस फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ताइक्वांडो से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, हम आपको गौस फातिमा के बारे में बताएं कि अभी 17 को जो है वो कोरियन एम्बेसडर कैडेट एंड सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 हुई, जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ये मुनक्किद हुई, और 24 से 30 अक्टूबर 2024 को ये थी, और जिसमें इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके साथ ही जो है हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे साथ मास्टर जावेद बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि कोच भी हैं और इसके साथ जो है ब्लैक बेल्ट फॉर नॉन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, हम इनकी जर्नी जानेंगे कि किस तरह इनकी ये जर्नी रही, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे माशाल्लाह से पंजाब लेवल पर इन्होंने 22 गोल्ड मेडल और भी जीते हुए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसी ये जर्नी रही, कैसे शौक हुआ, किस तरफ ऐसे आई, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। शौक ये मुझे ऐसे हुआ कि मेरे कज़न अब्दुल्ला तंसीर वो ये गेम करते थे। ठीक है। जब मेरे वालिदैन ने उनको देखा तो फिर उनको एहसास हुआ कि हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो फिर मेरी ममा ने मुझे सर जवेद के पास लेके आई। देन सर जवेद ने, उस वक्त मेरी एज 4 इयर्स थी और मुझे गेम करते हुए 9 इयर्स हो गए। तो उस वक्त स्टार्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, हर किसी को होता है, तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर जवेद ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा, खासतौर पे मेरे बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता नहीं था कि मतलब मुश्किल होगी अब आगे, और मैंने नेशनल के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की। सर ने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई, स्टैमिना बनवाया बहुत ज़्यादा। तो मुझे मतलब मेडल लेके इतनी खुशी है कि मुझे पता है कि मेरी प्रैक्टिस रंग लाई है। जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा गेम की, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस तो आपकी बड़ी हाई होती हैं, और आप जिस तरीके से खेल रहे होते हो एक पैशन की ज़रूरत होती है, फिर स्टेमिना भी उतना आपका हाई होना चाहिए। प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो उतना ही इंसान जो है वो वेल परफॉर्म करता है, ऐसा ही है ना? स्टडीज में कैसी हैं? स्टडीज में बहुत अच्छी हूँ। अगर गेम मैनेज करो साथ स्टडी भी मैनेज करो, दोनों को सेम लेके चलना पड़ता है। सही है। तो कौन सी क्लास में? मैं 9th क्लास में। अच्छा, माशाल्लाह। तो अच्छा ये होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स के हवाले से जो उस तरीके से काम नहीं हो रहा, मतलब ये हम कहते हैं अलमिया है हमारा, बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज उस तरीके से होनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क के लिए भी फायदा हो ना। तो अच्छा, फिर जिस तरीके से जाहिर सी बात है गोल्ड मेडल जब आपने रिसीव किया उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? उस टाइम मेरी बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, खासतौर पर जो मेरे बाबा थे वो तो मतलब रोने लग गए थे, क्योंकि जब आप पेरेंट्स के लिए तो जाहिर सी बात एक प्राउड मोमेंट होता है बहुत ज्यादा। और मेरे जो टीचर थे वो तो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा। और मुझे खुद एहसास हो रहा था कि जो मेरी मेहनत थी, जो भी मैंने कुछ स्ट्रगल की थी, सारी बात काम आई। बहुत ज्यादा। सही। आपके सर से भी जानते हैं सर, जाहिर सी बात है एक तो वो कहते हैं ना कि जो टीचर्स होते हैं वो रूहानी माँ बाप होते हैं। जब आप जाहिर सी बात है उनके लिए भी उतनी डबल ट्रिपल खुशी होती है जब उनका जो बच्चा है वो किसी मुकाम पर पहुंच जाए या जो अचीवमेंट है वो हासिल कर ले। जी ऐसे ही है। और ये बच्चे गौस फातिमा बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है मेरी, तो काफ़ी अर्से मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। ये पहले पंजाब लेवल पे 22 से 23 वो गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बाद पिछले साल नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वहाँ उनका ब्रॉन्ज मेडल बना था। लेकिन नेक्स्ट मैंने इनको टारगेट दिया था, नेक्स्ट जो इवेंट है वो आपने गोल्ड लेना है। बहुत मेहनत भी की और उसने गोल्ड पे लिया है। तो आपकी कैसी फीलिंग्स थी? जाहिर सी बात है बच्चे के ऊपर जब इतनी मेहनत हो रही हो, एफर्ट्स कर रहे हो, मुकम्मल तैयारियां करवा रहे हो।
जी बहुत ही खुशी हुई मुझे, और गोल्ड मेडल हुए बच्चे, और इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे और बच्ची हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में खेल रहे हैं। और ये गेम ताइक्वांडो गेम है, ये वाहिद मार्शल ओलंपिक्स तक खेली जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो हम इसको इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक लेके जाएं इंशाल्लाह जी। बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं जी आज इसके लिए। अच्छा, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो है इन खेलों को ऊपर कोई खास इतने हवाले से जो है वो काम नहीं किया जाता। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना स्कोप है हमारे यहाँ? जी ऐसे ही है, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट ना होने के बराबर करती है। ये जो हम गेम करा रहे हैं ये यूं कह लें हम अपनी ही मदद के तहत हम चाह रहे हैं। ठीक है। और जब मैं इस्लामाबाद गए हैं वहाँ पे हमने इवेंट खेला है, अपने ही हमने खर्चा किए और आने जाने का वहाँ पे रहाइश और खाना पीना और अपने ही हमने किया, लेकिन गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं है। और हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह के अच्छे प्लेयर हैं उनके लिए सपोर्ट करें और वो बच्चे आगे तक जाएं। बिल्कुल। आपको किन मसाइल का ज़्यादा सामना रहा, समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे? जी ऐसे ही होता है, बहुत सारे प्लेयर हैं देखा जाए तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनमें ही टैलेंट होता है और वो बच्चे आगे नहीं निकल सकते कि उनको सपोर्ट नहीं होती। हमारी कोशिश यही होती है जो बच्चा अच्छा है वो हमारे क्लब में उसको हम आगे लेके जाएं। तो ये होता है हम क्लब से फंडिंग करते हैं, कुछ कहाँ से फंडिंग करके वो बच्चे को हम आगे तक लेके जाते हैं। सही। अच्छा, हम फातिमा से भी जानेंगे। फातिमा, क्या मुश्किलात आई, क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगी इस गेम में? इस गेम में तो सबसे पहले आप जब फाइटिंग करते हो, मुझे सर गर्ल्स के साथ नहीं बल्कि बॉयज के साथ फाइटिंग करवाते थे। अच्छा। ताकि मैं मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फाइटिंग स्पीड ज़्यादा तेज हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल चोट हमेशा लगती है और अगर लगे तो बर्दाश्त करना सीखूं। जब भी चोट लगती है सर कहते हैं बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करूंगी तो आगे जाऊंगी, वरना इसको लेके बैठ जाऊंगी तो आगे नहीं बढ़ सकती। तो सर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाते थे और मतलब जब मैं करती थी मैं थक जाती हूँ, अभी भी करती हूँ थोड़ी सी, तो स्टेमिना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और क्योंकि अब हमारी और भी चैंपियनशिप आती हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो सर खड़े जाते हैं और अगर सर थोड़ा सा फेस टर्न कर ले मैं रुक जाती हूँ और जैसे सर देख ले मैं शुरू हो जाती हूँ। सही है। तो चोटें कहाँ कहाँ ज्यादा लगी, कौन सी ऐसी चोट थी जो लगा कि बहुत ज्यादा जो है यार अब मैं नहीं, या कहीं पे होता है ना इंसान कहता है यार बस अब मुझे नहीं करना? नहीं करने वाला सवाल दिल में नहीं आया, लेकिन ये हुआ जब मेरी फर्स्ट चैंपियनशिप थी हरुणाबाद में, तो मेरी लेग में बहुत अच्छी खासी चोट लगी थी। लेकिन सेकंड डे चैंपियनशिप भी थी तो मम्मा ने कहा छोड़ दो चोट को भूल जाओ कि नहीं लगी और अपनी चैंपियनशिप पे फोकस करो। तो वो बहुत, और वो मेरी फर्स्ट चैंपियनशिप थी और उस वक्त मैं 7 इयर्स की थी। अच्छा। तो उस वक्त मैंने माशाल्लाह और मैंने अपनी चोट को साइड पर रखा और अपनी चैंपियनशिप पे ध्यान दिया और उस वक्त मेरा गोल्ड था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर जो है वो बच्चा उस तरीके से आगे बढ़ नहीं पाता, ये बड़ा मसला है। लेकिन जाहिर बात है आपको पेरेंट्स की तरफ से फुली सपोर्ट बहुत ज़्यादा। हाँ, तो घर में कितनी लाडली हो? मैं बाबा की बहुत ज़्यादा हूँ और मेरे जो बाबा हैं वो मतलब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी भी खासतौर पर वालिद को कि अपनी बेटी को इतना सपोर्ट करते हुए किसी को नहीं देखा। ऐसी बेटियां हैं ना बाप की बहुत ज्यादा लाडली होती है, मम्मा बेटे जो थे मम्मा कहते हैं। तो ना वो बेटियों का बाप के साथ जो एक कनेक्शन होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो वो ज्यादा जो है ना अक्सर कहते हैं कि बेटियां जो है वो माँ के ज्यादा करीब होती हैं, दोस्त होती हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने देखा है वहाँ ये था कि शायद माँ और बेटी की दोस्ती तो हो लेकिन जो कनेक्शन बाप और बेटी का होता है वो माँ से अलग होता है। ऐसे ही है ना? अच्छा, तो टीचर्स के साथ कैसा लाइज़ॉन है? मेरा बहुत अच्छा है और जब भी मैं सर के साथ जाती हूँ अक्सर ये होता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि मेरे कोच हैं, वो समझते हैं शायद ये मेरे वालिद हैं। जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, जिस तरह मैं फाइट कर रही हूँ बैकअप करते हैं, साथ मेरे बाबा भी। और जब मेरे इस्लामाबाद में 17 कोरियन बेस्ट चैंपियनशिप हुई है, इसमें सर और बाबा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लाइक उनका बस चल गया था मुझे रिंग में आके सपोर्ट करना शुरू कर दें। सही है। अच्छा, कहाँ पर लगा कि किस जो मुकाबले में कि यार ये बड़ा हार्ड हो जाएगा, बड़ा टफ है, कैसे मैं जीतूंगी या इससे मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? जब मेरी फाइट से पहले मुझे बहुत डर था, बहुत ज़्यादा। सर ने कहा प्रेशर नहीं लेगा, लेकिन मैंने बहुत लिया और मुझे इतना डर था कि मेरे से होगा क्या। मैंने इतनी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद ही मैं ना जीती तो भी बहुत बुरा होगा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट फाइट की वो थोड़ी सी लूज की क्योंकि डर था। फर्स्ट फाइट जीतने के बाद मुझे हुआ कि मैं कर सकती हूँ। सेकंड की और थर्ड फोर्थ मैंने बहुत अच्छी फाइट की जिसमें सर ने मेरी तारीफ की। लेकिन फर्स्ट 2 फाइट में सर ने बहुत बच्चे खुश भी तब होते जब सर तारीफ करते हैं। सही है ना? ये सच है। क्योंकि सर का भी वो होता है ना कि जाहिर सी बात है बच्चे को आगे लेकर चलना होता है, मोटिवेट करना होता है, तो वो तारीफ जरा कम करते हैं। जी ऐसे ही होता है। असल में जो टीचर जो होता है ना, जब वो बच्चों को मेहनत करता है ना, जब वो मेहनत उसकी रंग लाती है तो उनको बहुत खुशी होती है। आप क्या समझते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हमारी गेम्स को लेकर बच्चे कितने इंटरेस्ट लेते हैं?
जी अब तो काफ़ी माशाल्लाह बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, और ख़ास तौर पे बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स बहुत ज़्यादा आगे इस गेम में अब आगे आ रही हैं, और मेरे ख्याल में आना भी चाहिए, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ एंड फिजिकल फिटनेस। क्यों आजकल मोबाइल जो दौर है इसकी वजह से बहुत ही बच्चे गेम की तरफ इन हो रहे हैं। सही। हाँ जी। तो अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है, ये ताइक्वांडो में क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, किस तरह से ये गेम है, थोड़ा सा ये भी जी, एक्सप्लेन ये करें। ताइक्वांडो जो गेम है ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है, और ये कोरियन जो है उनका ये कौमी खेल है, उनका नेशनल गेम्स है, और ये पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है। सब मार्शल आर्ट्स में सबसे ज़्यादा ताइक्वांडो गेम खेली जाती है, और ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा खेली जाती है, बहुत से मार्शल आर्ट्स है ना, और इसको मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस गेम में बच्चों को लाएं, क्यों फिजिकल फिटनेस है, सेल्फ डिफेंस है, और गेम भी गेम है, और ये गेम हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर डिपार्टमेंट में खेली जाती है। हाँ, आप किस समझते हैं डाइट का इसमें कितना रोल, जी, किस तरह की डाइट जो है वो जब बच्चा बच्चों गेम को करेगा तो उसकी डाइट खुद ब खुद वो कोशिश करेगा कि ज्यादा अच्छा खाए, और प्लस इसकी डाइट का भी होता है, पेरेंट्स को बताते हैं बच्चे को आप जितना अच्छा इनको डाइट आप खिला सके उनको ना आप दें। तो फिटनेस जो है वो जाहिर सी बात है, हाँ, जितना डाइट के बात साथ कर रहे हैं, तो क्या चीजें जो है उसमें आप एक्सरसाइज वगैरह भी इनकी जारी रहती है जी बच्चों जी, की हमारे ट्रेनिंग सबसे में? पहले क्लास जो स्टार्ट होती है उसमें वार्म अप होता है, एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के बाद फिर इनकी जो बेसिक टेक्निक हो गई, बेसिक पंचिंग है, ब्लॉकिंग है, उसके बाद फिर इनके लेसन वगैरह होता है बच्चों का ना, तो उनके बाद फाइट ट्रेनिंग है, इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। आपकी जर्नी कैसी रही है, वो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। आप बच्चों को तो सिखाते रहते हैं, आपकी जर्नी कैसी रही? जी, मैंने तकरीबन 1996 में मैंने गेम स्टार्ट की। अच्छा। और उस टाइम काफ़ी टफ दौर था उस टाइम, जो आजकल हमारे पास जिम्निज़म हॉल हैं, काफ़ी सहूलतें हैं, लेकिन उस टाइम नहीं होते, तो उस टाइम हम यूँ कह लें ग्राउंड में गेम करते थे, और काफ़ी टफ होता था। और वहाँ से स्टार्टिंग के लिए मैंने और बहुत सारे इवेंट खेले, नेशनल लेवल तक मैं गया, उसके बाद नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल हुआ हूँ, और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने कोचिंग की है माशाल्लाह। हाँ जी, और बस अब तो एज नहीं है खेलने की, बस ये बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और बच्चे आगे नेशनल तक जा रहे चलें, हैं। ये भी अच्छी बात है ना कि देखें, यहाँ पर हमेशा हम बात करते हैं कि टैलेंट है, जी। फिर हमारे पास अच्छे कोचेस जो हैं उनका होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे जो है वो गेम्स में आगे बढ़कर जो है वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में जो है वो शामिल रहें। अच्छा, क्या शौक से खाती हो आप फातिमा? शौक से खाती हूँ, लाइक फास्ट फूड तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब सर को पता चलता है तो फास्ट फूड की तरफ बढ़ जाता है हाँ, ना? तो सर तो अच्छा खासा डांटते हैं, साथ मम्मा भी मना करती है कि फास्ट फूड को साइड पर, जब चैंपियनशिप करीब आती है तो मैं फास्ट फूड छोड़ देती हूँ। अच्छा, फिर क्या खाती हो? तो फिर लाइक मटन हो एनर्जी गया, के लिए फिर क्या चीजें जो है वो आप? मटन हो गया, और उसके अलावा बीफ, ये थोड़ा एनर्जी देती है। उसके बाद मिल्क हो गया रोजाना डेली रात को गेम के आने के बाद। उसके बाद मतलब स्पेशल चीजें कुछ होती हैं जो मैं नहीं खाती, वो चैंपियनशिप आने से पहले खाती हो। ठीक है, चलो, ये तो अच्छी बात है कि इंसान को वही जो है ना कि हेल्दी ग़िज़ाएं भी जो है वो बड़ी जरूरी हैं, ताकि अगर आपने फाइट करनी है तो फिर उसमें एनर्जी ताकत तो हो। बिल्कुल जी, इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ये बताओ फातिमा कि जाहिर सी बात है, जब आपने गोल्ड मेडल लिया तो आपकी बाकी फ्रेंड्स वगैरह भी होंगी, उनके साथ उनको कितनी खुशी हुई? उनको तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। कैसे सेलिब्रेट किया फिर? हमने सेलिब्रेट ऐसे किया कि जब चैंपियनशिप खत्म होगी तो हम फिर इजीली हमने जो हमने खाना था वो खा लिया, क्योंकि चैंपियन जब फाइट होती, फाइट्स पहले कुछ ऐसे नहीं खाते जिससे तबीयत खराब हो जाए। सही। तो फाइट के बाद ये हुआ कि हम बाहर गए, बाहर जाके खाना खाया, मतलब ट्रीट दी मैंने उनको, फिर हमने एंजॉय किया, काफी ज्यादा खुशी हुई थी। अच्छा, ये फाइट जरा कैसे मुख्तलिफ होती है बाकी मार्शल आर्ट्स में जो है? हमारे लिए में ये होता है कि मतलब जो हमारी बेल्ट होती है, सुपर मारना होता है, लोधी बेल्ट में मारना होता है, और दूसरा फेस पे भी आपका अटैक हो सकता है, आपने खुद मतलब ब्लॉक करना भी है, खुद करना है ब्लॉक। सही। तो वो ये नहीं कहते कि आप अटैक करो, मतलब स्टार्ट कर देते हैं, और खुद आपने अपने आप को डिफेंस करना होता है। उसमें कितने राउंड्स वगैरह भी होते हैं? हाँ, राउंड होते हैं। एक फाइट में 2 राउंड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, और किस राउंड के बाद जो है वो फाइनल होता है उसमें जो आप हार? लाइक जैसे 2 राउंड, फर्स्ट राउंड मैंने जीता, सेकंड राउंड मैंने जीता, तो फाइट एंड। लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर वो फर्स्ट राउंड जीत गई, सेकंड मैं जीत गई, तो फाइनल थर्ड होता है कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। कभी ऐसा भी दोनों बराबर हो जाए? हाँ, एक दफा हुआ था, लेकिन फिर थर्ड में जीत गई। सही है।
अच्छा, बाकी जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन हर चैंपियनशिप से पहले आपको प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। हाँ। तो वो मैंने क्लब से खेलना स्टार्ट किया था और अब मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। तो मतलब स्टार्ट जब किया था तब भी काफी ज्यादा डर था, और अब मेरी पंजाब लेवल चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भी मुझे काफी ज्यादा था कि मेरे साथ होगा क्या, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, इसमें मेरा गोल था। चलेंगे माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, प्रेशर क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ले लिया जाता है, तो होता है ना गेम से पहले ये बंदा कि बहुत ज्यादा यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा, तो कैसे रिलैक्स करती हो, काम करती हो खुद को कि हाँ जी बस कोई इशू नहीं है, और वार्म अप करती हूँ? वार्म अप करती हूँ ताकि थोड़ी सा रिलैक्स रहूँ, और थोड़ी देर बैठती हूँ, सोचती हूँ हाँ निकाल दी डर को और बस फाइट करनी है। तो अगर डर की वजह से फाइट भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिर बाद में होता है कि किसी को सही ऐसे 5 पंच मारा है हमारा पंच चला होता है मिडल पे, तो मतलब मारती हूँ, लेकिन किक्स नॉकआउट करती हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, आपको ये कहा कौन सी इसकी ट्रिक्स जो है वो बड़ी बेहतरीन लगती है? जी, ये किक मारती है जिसको हम कहते हैं फेर उछागी। अच्छा, वो ये डायरेक्ट फेस पे ही लगती है, और जिसको फेस पे लग जाए वो या नॉकआउट हो जाती है। अच्छा। या वो फिर बिल्कुल वो हो जाती है, डरना शुरू कर देती है। तो वो उसके लिए कितनी खासी प्रैक्टिस की जरूरत होती जी, है? उसकी प्रैक्टिस के लिए काफी जरूरत होती है। उसकी प्रैक्टिस मैंने काफी इसको कराई है, और जितना भी नेशनल इवेंट खेला है इन्होंने पहली फाइट काफी स्लो की है, नेक्स्ट फाइट जो थी इसको मैंने काफी डांटा है। मैंने कहा नहीं आपने ऐसे नहीं करना नेक्स्ट टाइम, फिर जितनी फाइट आगे की है बहुत अच्छी फाइट की है। अच्छा, हमारे मुल्तान में कितना स्पेशली इस गेम को लेकर कितने जो है वो इवेंट्स वगैरह इस हवाले से करवाए जाते हैं ताकि मुकाबले हों, बच्चों की जो सलाहियत है वो सामने आ सके? जी, ऐसे ही है, मुल्तान में भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इंटर क्लब इवेंट होता है, उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, इंटर डिवीजन हो गया, तो मोस्टली इवेंट होते रहते हैं। कभी लाहौर में हो रहा है, कभी मुल्तान में हो रहा है, कभी भावलपुर में हो रहा है। इस तरह वो उसमें से जो बच्चे अच्छे निकलते हैं वो आगे फिर पंजाब और नेशनल लेवल तक जाते हैं। सही। तो अभी कौन सा इदारा जब समझ रहे हैं कि ओलंपिक्स गेम का जो है वो ये हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी, ये पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन जो है वहाँ पे जिस तरह जो बच्चे गोल्ड होते हैं उनको अपनी वो पाकिस्तान टीम में वो ऑफर करते हैं, वहाँ पे वहाँ पे प्लेयर के लिए वो ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद फिर वो उनको इंटरनेशनल इवेंट के लिए रेडी करते हैं। सही हो गया। अच्छा, क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या गोल्स हैं? मेरा गोल यही है कि आगे मतलब आर्मी में जाना है, या फिर ओलंपिक्स तक तो लाजमी जाना है, उसके बाद आर्मी में मैंने मस्ट है मेरा। आर्मी में क्या? एयरफोर्स। अच्छा। तो मैंने वो बनना है, तो मैं चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान मुझे सपोर्ट करे और मुझे आर्मी ले, ताकि मैं अच्छा खेलूँ और अपने वालिदैन और अपने सिटी का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी सोच है। और इसके अलावा क्या प्लान है लाइफ के हवाले से, क्या सोचा हुआ है? गेम्स तो आपने करनी है। अच्छा, कभी हुआ है कि पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, नहीं यार आपको ये डॉक्टर बनना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ ये क्योंकि ये चीजें बड़ी होती है, बहुत होती है, लेकिन मेरी मम्मा ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। मैं अक्सर देखती हूँ मम्मा कहती हैं ठीक है बस बर्तन धो लो, खाना बना लो बस। लेकिन मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। मेरी मम्मा कहती है स्टडी और गेम, ये दो चीजें फोकस करोगी तो कामयाब हो जाऊंगी, मतलब और कोई एक्टिविटी नहीं है मेरी। अच्छा, और खाना शाना वो नहीं, वो वाले काम नहीं है कि मम्मा कहती हैं ठीक है आप खाना बना लो। कभी ऐसा हो गया अम्मा कहते हैं आज खाना बना दो? नहीं, मेरी मम्मा की सोच ही नहीं ऐसी। मम्मा ये कहती है आप ठीक है बनाओ, वो लड़की बनाते हैं, लाजमी नहीं लड़कियां, लेकिन बनाओ ठीक है। मैं नहीं बनाती, लेकिन कभी कभी कोशिश करती हूँ। क्या बना लेती हो? अच्छा, अब ये ना कहते ना मैं अंडा बॉईल कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, मैकरोनी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। और अच्छा, रोटी बना लेती हूँ? हाँ, बना लेती हूँ। ये पूछना पड़ेगा गोल रोटी बनाती हो या नहीं, गोल भी बन जाती है, थोड़ी सी स्क्वायर भी बन जाती है, लेकिन सही बनती है, लेकिन जली वो वाला सिस्टम नहीं। किसी के फातिमा के हाथ के खाएंगे ना फिर हमें पता चलेगा गोल रोटी खिलाती है हमें या स्क्वायर खिलाती है ना? बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, क्योंकि आपकी बाकी बहन भाई भी हैं, थोड़ा सा उनके हवाले से बताओ, उनमें भी इंटरेस्ट है गेम की तरफ आपको देखते हुए? हाँ जी, जो मेरा बड़ा भाई है वो हाफिज कुरान है माशाल्लाह से, तो उसने भी गेम स्टार्ट की थी मेरे साथ ही, लेकिन फिर ये हुआ जब वो सेकंड बेल्ट पे आए तो कुरान पर खिंच करना था, तो बाबा ने कहा उस साइड पे जाओ, मतलब दोनों तरफ तवज्जो नहीं होगी, तो फिर तो कुरान पर खिंच किया। तो अब माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड नंबर पे मैं हूँ और थर्ड नंबर पे सिस्टर है, उसको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं, वो ज्यादा मेकअप की तरफ है, मेकअप और स्टडी। अच्छा, वो एक ही घर में वो तमाम जाहिर सी बात है सबकी सोच डिफरेंट होती है और चॉइस भी डिफरेंट होती है। बिल्कुल, तो वो फिर जाहिर सी बात है किसी का गेम्स की तरफ इंटरेस्ट होता है, किसी का पढ़ाई की तरफ होता है, किसी का बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट होता, दोनों ये बात सच है ना?
हाँ, और उसके बाद मेरा छोटा भाई है, वो सबसे छोटा है, तो उसको इंटरेस्ट है इस गेम का और वो इंशाल्लाह लाजमी आएगा इसके। चले, अच्छी बात है। बेस्ट विशेस हैं आपके लिए बहुत सारी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। और वो ये होता है कि आपको देखते हुए फिर बाकी लोगों में भी होता है कि यार हमारे बच्चे भी जो हैं बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ सकें, कामयाब हो सकते हैं, तो ये वो इंस्पिरेशन होती है। मैं हाँ जी, समझती हूँ कि होती आप है। आगे बढ़ें। अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारे इस लेवल पर आके किन चीजों को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, स्पोर्ट्स के हवाले से, गेम्स के हवाले से? जी, ये है कि जिसमें हमारी गेम ताइक्वांडो गेम है, ये एक ताइक्वांडो गेम नहीं है, इसमें मेन डिसिप्लिन है। और जिस गेम में डिसिप्लिन नहीं होता वो गेम नहीं होती। डिसिप्लिन हमारी जो गेम है ये यूं कह लें जिसमें आर्मी का डिसिप्लिन होता है ना, हमारी उस तरह की ये गेम है, उससे ज्यादा डिसिप्लिन इसमें होता है। सही। हाँ जी, और इसमें जूनियर हैं, सीनियर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन वो बेल्ट वाइज जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। फर्स्ट येलो बेल्ट है, ग्रीन है या ब्लू है या रेड है, ब्लैक है, वो एक उनकी। अच्छा, ये थोड़ा सा बेल्ट के हवाले से भी बताइए, अगर स्टार्ट में ले रहे हैं तो फिर कौन सी आपको बेल्ट मिलती है? अगर आप उसमें जिस तरह से येलो बता रहे हैं, येलो ग्रीन। जी, फर्स्ट बेल्ट होती है वाइट बेल्ट। ठीक है। वाइट बेल्ट आपकी है बिल्कुल, आप IT हैं, अभी कुछ भी नहीं सीखा। आप जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, 2 मंथ का कोर्स होता है। कोर्स में बेसिक जो हमारी पंचिंग है, इसमें बेसिक किक्स हैं, ब्लॉकिंग है, सेल्फ टेक्निक है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है, और अगर टेस्ट में प्रमोट हो, नेक्स्ट जो बेल्ट है वो साथ येलो स्ट्रिप ऐड हो जाती है। अच्छा। कुछ ये है कि ताइक्वांडो में वो येलो, ग्रीन, ऑरेंज और आगे ब्लू, रेड वगैरह इस तरह कुछ आ रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल जो बेल्टिंग रैंकिंग सिस्टम है ना, वो 10 इसके ना रैंक होते हैं, और जो रैंक होता है उसको कोरियन लैंग्वेज में क्यूब कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट वाइट, उसके बाद येलो स्ट्रिप ऐड हो जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट बेल्ट है फुल येलो हो जाती है। येलो के बाद उसमें हाफ ग्रीन ऐड हो जाती है, उसके बाद फुल ग्रीन है। ग्रीन के बाद ब्लू स्ट्रिप ऐड हो जाती है, फुल ब्लू है। उसके बाद रेड स्ट्रिप ऐड हो जाती है साहब, उसके बाद रेड है, फिर ब्लैक स्ट्रिप और ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट जो होती है वो फर्स्ट डिग्री है। अच्छा। हाँ, ये रैंकिंग सिस्टम है। जो ब्लैक बेल्ट आती है वो फर्स्ट डिग्री है। उसके बाद आगे सेकंड डान, थर्ड डान, फोर्थ डान, थर्ड डान तक इंस्ट्रक्टर होता है, फोर्थ डान और फिफ्थ डान तक ये मास्टर बन जाता है। अच्छा। आगे 6 डान और 7 डान जूनियर ग्रैंड मास्टर, 8 डान, 9, 10 फुल ग्रैंड मास्टर। सही। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट, जब आप आगे रैंक के मुताबिक जब आप आगे जाते हैं तो डिफरेंट इसमें गेम में भी जो है वो टेक्निक्स और चीजों का इस्तेमाल जी, हर बेल्ट में अलग टेक्निक होती है, एक्स्ट्रा जिसमें टेक्निक चेंज होती है हर बेल्ट में। अब जिसमें व्हाइट है, येलो है, उसमें न्यू कोर्स होगा। जिस हम बच्चे स्कूल में जाते हैं नर्सरी प्रेप 1, 2, 3 में ना कोर्स चेंज होता है, हमारा भी ताइक्वांडो में इसी तरह ही है, सारा वो सिलेबस चेंज होता है। हर बेल्ट में न्यू टेक्निक उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। अच्छा, घर में भी कभी फातिमा ऐसे बहन भाइयों के साथ जरा ऐसे हर किसी की होती है अगर फाइट हो गया तो अच्छा यार ये तो फाइटर है, ये तो कुछ भी ऐसे मार ही ना दे, पंच जी ना अच्छा वाला मार दे। मेरी गेम को छोड़ के वो देसी फाइट में शुरू हो जाते हैं। फिर ठीक है, मैं भी शुरू हो जाती हूँ। फिर मम्मा कहती है आज देखते हैं हमारी कितनी फाइट काम आती है। मतलब आज घर में आप रौनक लगा के रखते हैं? हाँ, सही में। अच्छा, तो घर में क्या शरारती हो या मतलब? नहीं, कभी कभी शरारती, कभी चुप, फिर दोनों चीजें होती हैं। दोनों चीजें होती हैं। खामोश हो जाती है, फिर घर वाले कहते होंगे हाँ, घर वाले कहते क्या हुआ है तुम्हें? फिर मैं कहती नहीं कुछ नहीं। फिर जब मैं बोलती हूँ वो कहते चुप हो जा। तो अच्छा, स्कूल में किस तरह पढ़ाई में आपने जो है वो क्या कर रही हो अब? मैं 9th क्लास में हूँ, मैंने सब्जेक्ट साइंस रखा है। तो अब स्कूल में मैं ज्यादा किसी से नहीं बोलती। ठीक है, एक साइड पे वगैरह नहीं, फ्रेंड्स इतनी बनानी चाहिए लेकिन इतनी नहीं। तो एक साइड पे ना, और ज्यादा किसी से बोलना नहीं और इतना बात नहीं करना। घर में भी प्रैक्टिस करती रहती हो? टीचर तो आपको ट्रेन करते ही रहते हैं। बहुत घर में भी कभी कभी हुआ है कि अभी? बहुत कम। अगर करती हूँ तो रनिंग करती हूँ, वरना नहीं। बस सही हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ जो है बच्चे स्पेशली आजकल देखते हैं, बच्चे हमारे जो हैं वो प्रेशर तो बहुत होता है, एक पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों का, गेम्स की तरफ जो है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस और वो जो एक एनर्जी लेवल जो हम कहते हैं कि हमारे बच्चों में होना चाहिए, गेम आपको जो है, जिस तरह आपने डिसिप्लिन की बात की, डिसिप्लिन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उतना कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए और अदम बर्दाश्त जिस तरह हम देखते हैं, तो वो हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा प्यारे। तो ये गेम्स किस तरीके से जो है वो बच्चों की तरबियत कर सकते हैं? जी, गेम में अब पहले तो ना डिसिप्लिन होता है, और सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा या बच्ची है कोई ना कोई गेम में उसको इन्वॉल्व रखें। बेशक वो फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी गेम है। गेम करने से तो फिजिकल फिटनेस आती है, बच्चे में डिसिप्लिन आता है और कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी। अच्छा, अभी आप जो बच्चों को जो है जब गेम्स करवा रहे होते हैं तो बच्चे कितना तंग करते हैं आप?
नहीं, हमारी आपको गेम में डिसिप्लिन है। बच्चे कुछ छोटे हैं जो तंग करते हैं, लेकिन हमारे डिसिप्लिन इतना है वो यूं कहने नहीं तंग करते ना होने अच्छा, पाते। कितने ईयर का आपके पास जो आप कहते हैं कि इस गेम के लिए जो है वो उम्र के हवाले से बताइएगा? जी हमारे पास 4 ईयर्स है ना, वो गर्ल्स है या बॉयज है, 4 ईयर्स से स्टार्ट होता है और इसमें एज लिमिट कोई भी नहीं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और जो मुकाबले वगैरह होते हैं जिस तरीके से, ये तकरीबन 30 ईयर तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कर, सही। चलिए मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम फातिमा से भी जानेंगे। फातिमा, सेलिब्रेशंस ऑब्वियसली जो है वो अब जब जीतते हैं तो एक खुशी भी होती है, अच्छा घर वालों की भी होती है, रिलेटिव्स की भी होती है स्पेशली। कुछ खुश होते हैं, कुछ ना खुश होते हैं। तो फिर वो किस तरीके से आपका वेलकम किया गया? जब मैं भावलपुर से इस्लामाबाद से भावलपुर आई तो मेरा बहुत अच्छा वेलकम था। मैंने सोचा भी नहीं था। तो मतलब सोसाइटीज के बहुत ज्यादा लोग थे और साथ साथ फूलों का हार, ढोल, इंटरव्यू, सब कुछ था और बहुत अच्छा था। ये वो जाहिर सी बात है, फिर वही बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। पेरेंट्स के लिए तो होता ही होता है, लेकिन खुद की जात के लिए भी होता है ना, कि जो मैंने किया था वो सारा कुछ आज नजर आ रहा है। और सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि हर कोई देख रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब ढोल सब कुछ था। तो हाँ, अच्छा, तो वो सबसे ज्यादा विशेष कहाँ से आई? वालिदैन उस्तादों से ही आती है, रिलेटिव से बहुत कम ही आती है। सही है। चलो, ये तो वो जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना कि आपको जो हेट भी कर रहे हो ना, तो वो भी आपकी पावर बन जाते हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के हवाले से, कि आपको कोई हेट भी कर रहा है, आपको नापसंद भी कर रहा है, तो वो आप उसको पॉजिटिव लेकर जो है वो आगे लेकर चलते हैं, ताकि आप इससे भी बेहतर कर सकें, है ना? हाँ, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही टीचर्स ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया आपके? मुझे मेरे क्लब में वेलकम हुआ था, वो बहुत अच्छा था। लाइक सारे बच्चे थे, मिठाई थी, सबने फूल फेंके और सर ने बताया कि हमारी क्लब की एक बच्ची ने गोल्ड मेडल लिया। तो सब बच्चे काफी प्राउड फील करते, क्लब की बच्ची ने इतना बड़ा मेडल लिया, तो बहुत अच्छा था उन्हें। तो जब आप खेल रहे थे तो आपके अगेंस्ट में कौन थे, जो कौन से शहर की थी? मेरे सूबे थे मेरे उसमें, तो मेरे साथ इस्लामाबाद, KPK, बलूचिस्तान, सिंध। तो सबसे ज्यादा किसने टफ टाइम दिया था? कौन सी? मेरी लास्ट 2 फाइट्स थी, इस्लामाबाद और KPK। अच्छा, तो उनकी जाहिर सी बात है ट्रेनिंग और उनके हवाले से कि वहाँ पे कैसे आपको लगा कि यार इनमें से भी, जाहिर सी बात है जो स्पोर्ट्स के हवाले से होता है ना कि आप कुछ नया भी सीखते हो, आप जिसके साथ गेम कर रहे हो तो उससे भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, है ना? तो किससे ज्यादा से आपको हुआ कि यार इसकी ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग तो सबकी अच्छी होती है, जो नेशनल पे आता है वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी करके आता है, इससे नहीं आता। तो लास्ट 2 फाइट में मुझे लगा कि हाँ इनकी फाइट्स अच्छी हैं। तो और लास्ट 2 फाइट्स मैंने बहुत अच्छी की थी, ये सर ने भी कहा था। हाँ, अच्छा, सेल्फ डिफेंस के हवाले से क्या समझते हो? एक लड़की के लिए क्या, किस तरीके से सेल्फ डिफेंस जरूरी है? मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस लड़की इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई आपको देख लेगा, अगर आपको सेल्फ डिफेंस होगा आपको देख भी नहीं पाएगा। और आप मतलब इतना स्ट्रांग बन जाओ कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल है, और खास तौर पे लड़कियां कि ये मैंने करना है। सेल्फ डिफेंस इस तरह है कि लाइक अपने आप को इतना तैयार रखो, कोई आपको कुछ किया आप उससे पहले इसको बता दो हाँ कि मैं लड़की हूँ, उसको पहले उठा के मार दो, मार दो, ताकि कोई आपको कहने से पहले सोचे अगली बार के हाँ मैंने इसको ये कहा था। अच्छा, आप सेल्फ डिफेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बच्चियों के लिए कितना जरूरी है और किस तरीके से जो है इसको? जी, सेल्फ डिफेंस आजकल के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, और जो भी मेरे पास गर्ल्स आती हैं उनका मेन जो टारगेट होता है ना वो सेल्फ डिफेंस है। और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ वो सेल्फ डिफेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा कराता हूँ। जिस तरह रोड फाइट होती है, अब जो हम गेम करते हैं उनके एक रूल रहता है, उनकी फाइट और चीज़ है। जो रोड फाइट होती है वो हम लेते हैं, वो हमारे सिलेबस में भी होता है। जो सिलेबस में कोई ग्रिपिंग कर लेता है आपको, या कोई बैक से ग्रिप कर लेता है, या कोई आपको कोई चीज़ भी नाइफ से अटैक कर रहा है, या आपको हैंड्स अप कर लेता है, फिर आप उसको कैसे आपने डिफेंस करना है, वो सारी ट्रेनिंग कराई जाती है बच्चों को। हाँ, अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हमारे जिस तरह के हालात हैं इस टाइम, उसमें बच्चियों के लिए उनकी मैं कहती हूँ सेफ्टी के लिए ये चीज़ें आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को इस तरफ लेकर आए। जी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके अपने बच्चे भी जो है वो गेम्स की तरफ? जी, मेरे अभी 2 बेटे हैं। अच्छा, अभी एक 5 ईयर का, एक 4 का है। उनको भी मैं लेके आ रहा हूँ, वो भी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अभी छोटे हैं। इंशाल्लाह जैसे बड़े होंगे इंशाल्लाह वो भी आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। इंशाल्लाह।
अच्छा ये बताओ फातिमा, अभी जो है जाहिर सी बात है हम गेम्स की तो हवाले से बात, और कौन सी गेम, इसके अलावा कौन सी गेम जो है वो आपको पसंद है और आप खेलती भी हो? नहीं, इसके अलावा मैं कोई गेम नहीं खेलती। मेरी 2 एक्टिविटीज है, मैंने पहले बताया, स्टडी और टाइक्वांडो, बस। अगर एक गेम रखो और आप उसमें इतने स्पेशल हो जाओ कि आपको पता होना चाहिए। हाँ। ये नहीं 2 गेम रखो, दोनों में आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, सिर्फ एक गेम एक गेम जो है वो सही हो गया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अभी हमारे साथ फातिमा मौजूद है। नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा।